बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बीएसएन पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का, जो कि बेस कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू बिलीफ के ऊपर। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये लेक्चर नंबर 7 है। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जो है आपको बआसानी मिल सके। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन जो आपके कंटेंट में पूछे गए हैं, हम वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को सेम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को एंड तक सुनिएगा ताकि आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं वो तमाम की तमाम रिजॉल्व हो सके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन वैल्यू बिलीफ पैटर्न। हम देखेंगे कि वैल्यू क्या है, बिलीफ क्या है और वैल्यू बिलीफ पैटर्न क्या होता है। ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर रिलेटेड टू वैल्यूज के बिहेवियर जो है, हम जो बिहेवियर शो करते हैं वो हमारी वैल्यू से किस तरह रिलेट करता है। Then the third question is identify sources of professional nursing values की nursing values बेसिकली कहाँ से आ रही होती हैं। फोर्थ है अप्लाई कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव वन आइडेंटिफाइंग वैल्यूज की हमारी जब वैल्यूज आइडेंटिफाई हम कर रहे होते हैं तो हमारा कल्चर और हमारी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस है वो किस तरह से उस पर अप्लाई होती हैं। देन फिफ्थ क्या है? एग्जामिन वैल्यूज कंफ्लिक्ट। वैल्यू में कंफ्लिक्ट क्या होता है और उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व किस तरह से किया जाता है नर्सिंग केयर सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, तो हम इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिफाइन वैल्यू बिलीफ पैटर्न। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू अगर आप लफ्जी मतलब देखें तो क्या होता है, मतलब इसका कदर, कीमत, हमारी इकदार जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी इकदार क्या होती है? बेसिकली वैल्यूज आर फ्रीली चूजन एंड्योरिंग बिलीव्स और एटीट्यूड्स अबाउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि फ्रीली चूजन, की आपकी अपनी मर्जी है, आप उसको चूज करते हो। ठीक है, एंड्योरिंग बिलीव्स है, आपके अंदर आपकी सोच है, आप जिस चीज को मर्जी आप पसंद कर सकते हो। ठीक है, या आपका एटीट्यूड है किसी भी चीज की वर्थ के बारे में, उसकी कदर और कीमत के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, किसी एक्शन के बारे में। ठीक है, कि आपका एक सर्टेन बिलीव है, वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, वो किसी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, आइडिया या एक्शन को लेकर हो सकता है और आपकी मर्जी है आप उसको चूज करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, जैसे हमारी वैल्यूज क्या है? हम सच बोलते हैं। तो क्या हमें किसी ने जबरदस्ती कहा है कि सच बोलो? हमने अपनी सोसाइटी से सीखा है कि हमें सच बोलना है। ठीक है, हमने खुद से चूज किया इस चीज को कि हमें सच बोलना है। देन बिलीफ आता है। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ बेसिकली क्या होता है कि बिलीफ वो इंटरप्रिटेशन है या कंक्लूजन है जिसको लोग जो है सच मानते हैं। किस चीज पे बेस करता है? ये फेथ पे बेस करता है, फैक्ट पे बेस नहीं करता है। ठीक है, कि बाद दफा ऐसा होता है, हम कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ में बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। ठीक है, ये हमारा बिलीफ है कि हमारे साथ बुरा होगा। क्यों? क्योंकि हमने किसी के साथ में बुरा किया। हमारा फेथ है ये, चाहे फैक्ट ऐसा होता है या नहीं होता, हम उस चीज को नहीं सोचते। देन वैल्यू बिलीफ पैटर्न क्या होता है? इसको इस तरह से क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा हमने गॉर्डन के फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स पढ़े थे, हमने 11 हेल्थ पैटर्न पढ़े थे। ठीक है, तो उन पैटर्न के अंदर एक पैटर्न वैल्यू बिलीफ पैटर्न भी था। It is one of the assessment pattern in a client described in Gordon's 11 functional health patterns. It is focused on person's values and beliefs कि किसी भी पर्सन की वैल्यू और उसके बिलीव्स पे बेस करते हैं। कोई पर्सन किस चीज को वैल्यू देता है, कितनी वैल्यू देता है, उसके बिलीव किस चीज पे है। हमारा जो क्लाइंट है बेसिकली हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो किन चीजों को वैल्यू करता है और क्या उसके बिलीव्स हैं, उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी डिजीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल इम्पेयर रिलीजियोसिटी। बाद दफा ऐसा होता है ना, कोई क्लाइंट अगर वो काफी ज्यादा इल हो गया, सिक हो गया, तो क्या करता है? वो शिकवे करने शुरू कर देता है। ठीक है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो हम देखते हैं कि उसका रिलीजियस लेवल क्या है, बिलीव उसके क्या है, या उसके मोरल कुछ डिस्टर्बेंस हुई, वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी का तो नहीं हो गया, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना तो नहीं शुरू कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यू बिलीफ पैटर्न बेसिकली ये वर्ड हम वहां इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी क्लाइंट का वैल्यूज और बिलीव्स को देख रहे होते हैं कि उसके किस तरह की वैल्यूज है और क्या उसके बिलीव्स हैं इस वक्त। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर्स रिलेटेड टू वैल्यूज के हमारे बिहेवियर हमारी वैल्यूज से किस तरह रिलेट करते हैं। ठीक है, वैल्यूज आर ट्रांसमिटेड एंड आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। हमारी वैल्यूज जो हमारे अंदर आई, हम सीख कर तो नहीं आए थे ना दुनिया में, हमें किसने दी है वो वैल्यूज? हमने ऑब्जर्वेशन से ली है या फिर हम एक्सपीरियंस से सीखी है या फिर हमें किसी ने बताई है। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे आर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सन सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करता है। अगर हम एलीट क्लास में हैं, उस तरह की सोसाइटी में हैं, तो हमारी वैल्यूज उस तरह की होंगी। अगर हम किसी रिलीजियस फैमिली में हैं तो हमारी वैल्यूज कुछ और होंगी। ठीक है, तो हमारे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है।
सोसाइटल ट्रेडिशंस होती हैं, हमारे जो है सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी रिवायात चल रही हैं, उनके मुताबिक होती है, ठीक है। और बाय कल्चरल, एथनिक, रिलीजियस ग्रुप्स एंड बाय फैमिली, तो ये तमाम चीजें जो है हमारी ये उस पर असरअंदाज होती है। इसके अलावा जो हमारे पीयर ग्रुप्स हैं, हमारी जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो इस पे असरअंदाज होती हैं। विच इन्फ्लुएंसेस द वे अ पर्सन बिहेव्स विद अदर्स, ठीक है। तो तमाम चीजें इन्फ्लुएंस करती है कि एक पर्सन किस तरह से दूसरे के साथ में बिहेव करेगा, ठीक है। और इसी तरह से जब कोई पर्सन दूसरे की वैल्यूज लेता है ना, तो वो क्या करता है, वो उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग फिर बिहेव करता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से बिहेव करता है। अब जो वैल्यूज ट्रांसमिट होती हैं वो दो तरह की वैल्यूज होती हैं। पर्सनल वैल्यूज होती हैं। पर्सनल वैल्यूज क्या होंगी, जो कि आपकी इंड्योरिंग बिलीव्स है, जो आपने अपनी मर्जी से ली है, जैसे आपने सच बोलना है, आपने ईमानदारी दिखानी है, आपने पंक्चुअल होना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी पर्सनल वैल्यूज है। फिर आती है प्रोफेशनल वैल्यूज। प्रोफेशनल वैल्यूज कौन सी होती है कि जो आप जिस फैसिलिटी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आप पे इम्पोज करती है कि आपने इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, इसके आपने बाहर नहीं जाना, ये प्रीमिसेस है, इनके अंदर ही आपने काम करना है, ठीक है। आपने इन वैल्यूज को कभी भी भुलाना नहीं है, ठीक है। तो पर्सनल वैल्यूज जो आपकी अपनी होती है, प्रोफेशनल वैल्यूज जो कि आपका प्रोफेशन आपसे डिमांड कर रहा होता है। वैल्यूज इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर बिकॉज वी यूज देम टू डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव्स। हमें अल्टरनेटिव्स में डिसाइड करने का मौका मिलता है। देखिए ना, हमें एक चीज सही रास्ता भी पता है, हमें गलत रास्ता भी पता है, मिलेगी हमें एंड पे एक ही चीज ही, ठीक है। लेकिन उस चीज तक पहुंचने के लिए हमें क्या है, दो अल्टरनेटिव रास्ते दिए गए हैं। हमें पता है कि ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उन अल्टरनेटिव्स में से एक सही या गलत में से किसी एक रास्ते को चुन लेंगे। तो वैल्यू हमारे बिहेवियर को किस तरह से चेंज करती है। देखिए, अगर हमारी वैल्यू अच्छी है, हमारी वैल्यू की जो बेस है वो स्ट्रांग है, तो हम क्या करेंगे, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा। अगर हमारे पास में वैल्यूज ही नहीं है तो हम बिहेवियर भी अच्छा शो नहीं कर पाएंगे। They form the basis of how we see ourselves, कि हम खुद को किस तरह से देखते हैं, हम दूसरों को किस तरह से देखते हैं और हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं। वो कहा जाता है ना कि जो अच्छा होता है उसको सब लोग अच्छे लगते हैं और जो बुरा होता है उसको लगता है कि सारे लोग ही बुरे हैं। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू बना ली है कि जैसी वैल्यू उसकी अपनी खुद की जात की है वैसी ही दूसरों की है। तो जिस तरह से वो वैल्यूज अपनी रखता है उसी तरह से वो बिहेव करता है। ठीक है, जरा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन था तो इसलिए इसमें मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। वैल्यूज गाइड बिहेवियर। अब ये लाइन याद रखने वाली बच्चों, आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है वैल्यू पे और बिलीफ को आपस में रिलेट करने का, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो आपको अगर ये लाइन याद है ना कि वैल्यूज गाइड आवर बिहेवियर, कि हमारी वैल्यूज जो है हमारे बिहेवियर को गाइड कर रही है, तो आप इससे जो है उसको खींच के क्वेश्चन को लंबा कर सकते हैं। ठीक है, दे आर हाईली रेलिवेंट टू एस्टैब्लिशिंग आवर इंडिविजुअलिटी एंड हेल्पिंग एक्सप्लेन आवर एक्शंस। ठीक है, कि अब देखिए ना, अगर किसी ने अच्छा काम किया है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कोई अमानत पकड़ाई थी, आपने क्या किया, उसकी हिफाजत की और टाइम आने पे उसी पर्सन को वापस कर दी। ठीक है, अब जब भी आपसे कोई पूछेगा कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, ये उसने तुम्हें चीज पकड़ाई थी, तुमने संभाल कर रखी, इसका ख्याल किया, तो आप उसको क्या बताएंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे ना कि ये मेरी वैल्यू है, मेरी फैमिली में, मेरी सोसाइटी में लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपके एक नया जो आपके किरदार की जो इंफरादियत है ना वो बनी रहेगी कि आप ही ऐसे हो। ठीक है, और दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे एक्शन, हमने ऐसा क्यों किया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलते हैं ना कि उनको सादक और अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। ये क्या थी, उनकी वैल्यूज थी। ठीक है, और उन वैल्यूज को फिर एक्सप्लेन किया जाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि उनकी ये इकदार है, वो इनके बाहर नहीं करते हैं। पर्सनल क्वालिटीज बन जाती है ना कुछ वैल्यूज आपकी, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। For example, a person who values health is more likely to develop daily rituals. अब वो पर्सन जिसको सेहत की कदर है वो क्या करेगा, वो रोजाना उठेगा, जल्दी उठेगा, ठीक है, नमाज वगैरह पढ़ के वो वॉक पे जाएगा, वो हेल्दी डाइट लेगा, एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म ऐसी हैबिट्स बनाएगा जिससे उसकी हेल्थ जो है इंप्रूव होगी। जबकि वो लोग जिनको हेल्थ की वैल्यू का नहीं पता, जो वैल्यू नहीं करते अपनी हेल्थ को, वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिहेवियर जो उसने पर्सन ने बिहेवियर शो किया, उसने रिचुअल्स शो किए, उसने एक्सरसाइज शो की, उसने हेल्दी डाइट शो किया, वो क्या था, वो क्या था कि उसके पीछे वो वैल्यू कर रहा था किस चीज को, हेल्थ को। तो उसकी उस वैल्यू ने उस बिहेवियर को जनरेट किया। Behaviors are generally derived from principles that are passed on to us through the teachings of a particular culture or religion। कि हमारा कल्चर और हमारा जो रिलीजन है वो हमें जो टीचिंग्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारे अंदर ट्रांसमिट हो रही है, वो हमारे बिहेवियर को डेवलप करती हैं। अब देखें ना कि अगर कोई क्रिमिनल फैमिली है तो वहां पर जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो भी यही काम करेंगे।
क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही ये कुछ है, उनकी वैल्यूज ही यही है, ठीक है, तो उनका बिहेवियर भी वैसा ही शो होगा। और अगर कोई रिलीजियस फैमिली है तो उनके बच्चे जो है वो उस तरह से बिहेव करेंगे। अगर कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई फैमिली ऐसी है जिसके लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो क्या होगा कि वहां के बच्चों के अंदर भी वैसा ही बिहेवियर शो होगा कि वो लोग जो है वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जो छोटा बच्चा स्कूल जाता है उसको क्या सिखाया जाता है? उसको सिखाया जाता है कि अपने हमसाये से आपने प्यार से बात करनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हर्ट नहीं करना, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। ये कहा जाता है कि आपने चीटिंग नहीं करनी है, आपने जो है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बनना है, आपने बहुत अच्छा पढ़ना है, आपने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ये उसको बच्चे को हम वैल्यूज सिखा रहे होते हैं। वो पेरेंट जो कि बार बार ईमानदारी पे, ऑनेस्टी पे बच्चे को लेक्चर देता है और वो खुद से वैसा परफॉर्म करके दिखाता है, तो बच्चे की क्या है, वो वैल्यू डेवलप हो जाती है कि मुझे ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। और वो बच्चा भी क्या करता है, वो ऑनेस्टली जितने भी अपने अफेयर्स हैं उनको डील करना शुरू करता है। तो इस तरह से उस वैल्यू ने उस बच्चे का बिहेवियर डेवलप कर दिया। इसी तरह से जब नर्सिंग स्टूडेंट आती हैं, ठीक है, तो उनको नर्सिंग के वैल्यूज और एथिक्स सिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने फिर बिहेवियर शो करना है, जब उन्होंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना है तो उन्होंने जब बिहेवियर शो करना है तो उस बिहेवियर को शो करवाने के लिए हमें कुछ सर्टेन प्रोफेशनल वैल्यूज उनको देना होती हैं। वो प्रोफेशनल वैल्यूज लेके जब वो लोग स्टूडेंट्स आगे जाएंगे तो क्या होगा, वो अच्छे से बिहेव करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसेंशियल नर्सिंग वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज अगर हम उन लोगों को देंगे, नर्सिस को देंगे, तो वो प्रोफेशनल बिहेवियर शो करेंगी। पहली वैल्यू हम क्या देंगे, हम आल्ट्रुइज्म देंगे, कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। कि अगर उन लोगों की ये वैल्यू बन जाएगी, वो लोग इस चीज को वैल्यू करेंगे कि हमें दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करना है, तो उनका कौन सा एटीट्यूड शो होगा, केयरिंग एटीट्यूड शो होगा, वो लोग कमिटेड हो जाएंगे अपने काम के साथ, जनरोसिटी उनके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या शो करेंगे, इस वैल्यू की वजह से वो अटेंशन देंगे अपने क्लाइंट को जब उसको केयर प्रोवाइड कर रहे होंगे। असिस्ट अदर पर्सनल इन गिविंग केयर, वो ये नहीं देखेंगे कि मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अगर उनकी जरूरत है तो वो लोग वहां पर रुकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को वैल्यू किया है, उन्होंने ये वैल्यू डेवलप कर लिया, वो दूसरों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो बिहेवियर शो करेंगे जिससे क्या हो, दूसरे लोगों की भलाई हो। देन सेकंड वैल्यू क्या है, इक्वालिटी, हैविंग सेम राइट्स, उन्होंने क्या करना है, सबको सेम राइट देने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर एक्सेप्टेंस का एक एटीट्यूड डेवलप होगा और फेयरनेस आएगी, वो क्या करेंगे, वो हर किसी को एक बराबर लेकर चलेंगे, ठीक है, सबके साथ बराबरी का सलूक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग इक्विटी को भूल जाएंगे, जहां जिसको ज्यादा जरूरत है वहां पे उसको उस तरह से केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंटरेक्ट विद पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए, बिला इम्तियाज आपने हर किसी का ख्याल रखना है। अगर आप एक फैसिलिटी एक क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हो तो दूसरे को भी आप वही फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो ये बिहेवियर शो करना होता है अगर आपके पास में इक्वालिटी की वैल्यू आ जाए, ठीक है। देन एस्थेटिक्स क्या होती है, क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन दैट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होना कि आप सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करो, ठीक है, आप दूसरों का ख्याल रखो। अब देखिए इससे क्या होगा, एप्रिसिएशन आपके अंदर आ जाएगी। अगर क्लाइंट उसकी हेल्थ बेहतर हो रही है, ठीक है, वो जो है वेलनेस की तरफ जा रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी, आप नए से नया तरीका लेके आओगे अपने क्लाइंट को ठीक करने के लिए। अडेप्ट द एनवायरमेंट सो दैट इट इज प्लीजिंग टू द क्लाइंट, कि वो उस एनवायरमेंट को उस तरह का कर देंगे। अगर आपकी एस्थेटिक सेंस अच्छी है तो क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट का जो एनवायरमेंट है आप उसको उस तरह से मैनेज करोगे कि वो क्लाइंट को पसंद आ जाए, जो उसके लिए अच्छा हो, जो उसकी सेहत को और अच्छा करे। क्रिएट प्लेजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट, आपने ना सिर्फ क्लाइंट के लिए बल्कि आपने अपने जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे आपने उनके लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जहां पे वो लोग भी अच्छे से काम कर सकते हैं। फ्रीडम, कैपेसिटी टू एक्सरसाइज चॉइस, कि चॉइस आपके पास, जब आपको ये पता होगा कि आपकी वैल्यू है कि आपने जो है क्लाइंट को चॉइस देनी है, उसकी मर्जी है वो अपना ट्रीटमेंट करवाए या नहीं करवाए, ठीक है। जब आप इस चीज को वैल्यू करते हो तो आप कौन सा एटीट्यूड शो करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, होप होती है और आप इंडिपेंडेंट होकर काम करते हो। अब इसमें प्रोफेशनल बिहेवियर क्या शो होगा, ऑनर इंडिविजुअल राइट टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट, आपको पता होगा कि क्लाइंट भी फ्रीडम का राइट रखता है, उसका ये राइट है कि वो रिफ्यूज कर दे कि मैंने मेडिसिन नहीं लेनी है। इनकरेज ओपन डिस्कशन ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज, कि जब कोई भी ऐसा टॉपिक वहां पे बात होगी किसी ऐसे टॉपिक पे जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उससे इत्तेफाक करते हो या आप मुत्तफिक नहीं हो उससे तो आप बात ही नहीं करोगे, आप वहां पे उस पर बहस करोगे, आप उस
में क्या करोगे, डिस्कशन करोगे। जब डिस्कशन होगी तो बात खुल के आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एसेंशियल नर्सिंग वैल्यूज थी जिनसे प्रोफेशनल बिहेवियर जनरेट हो रहे थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज। की प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज जो है वो कहाँ से आ रही है, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो नर्सिस प्रोफेशनल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स ऑफ नर्सिंग। के नर्सिंग के कुछ रिटर्न जो है कोड ऑफ एथिक्स लिख दिए गए हैं कि ये रूल्स हैं, ये एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। क्योंकि क्लाइंट आपके पास, क्लाइंट को अपने मेडिकेशन देनी है तो उसके क्या राइट्स हैं, क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए। आपने अगर क्लाइंट की जो है सर्जरी करनी है तो उसके लिए क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने हैं। क्लाइंट की अगर डेथ हो गई है तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुछ वैल्यूज लिख दी गई है कि आपने उन वैल्यूज को फॉलो करना है और उनके अकॉर्डिंग आपने बिहेव करना है। ठीक है, तो नर्सिस कोड ऑफ एथिक्स जो है वो नर्सिस की प्रोफेशनल वैल्यूज का एक बेस्ट सोर्स है। देन नर्सिंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि नर्सिंग एक्सपीरियंस के जो प्रीवियस लोगों ने काम किया है वो रिटन फॉर्म में, वो रिसर्च वर्क में, वो लिटरेचर में कहीं से भी आपको मिलता है, एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो आप वहां से देखो कि वहां पे किस किस वैल्यू को फॉलो किया गया था और किस किस तरह से बिहेव किया गया था। तो आप उस नर्सिंग एक्सपीरियंस से जो है आप गाइडेंस ले सकते हो कि किस तरह से आपने काम करना है, कौन कौन सी आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए एज अ नर्स। देन फ्रॉम टीचर्स, जो टीचर्स होते हैं आपके वो आपको सिखा रहे हैं बेसिकली, वो एथिकल प्रिंसिपल्स आपको बता रहे होते हैं कि आपने जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, जब आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना है तो आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज को शो करना है। ये वैल्यूज जो है आपको प्रोफेशन आपसे डिमांड करता है और इन वैल्यूज को देखते हुए आपने किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, देन आपका फोर्थ सोर्स क्या है, फ्रॉम पीयर्स, के आपने देखना है कि आपके जितने भी कलीग्स हैं, आपके पीयर हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो किस किस चीज को वैल्यू करते हैं और उनके इस बिहेवियर की वजह से किस तरह से केयर प्रोवाइड हो रही है पेशेंट को, क्या पेशेंट उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं है, आपको उन वैल्यूज को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप वहां से भी अपनी वैल्यूज ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो आप फ्रीली चूज कर सकते हैं ना, कहीं से भी आप ले सकते हैं। जहां से आपको जो अच्छी चीज मिले, जो आपको वैल्यू मिले, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अगर वो आपके क्लाइंट के लिए बेहतर है तो। ठीक है, तो ये चार बेसिकली सोर्सेज हैं नर्सिस प्रोफेशनल वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है नर्सिस की प्रोफेशनल वैल्यूज होती हैं। हम पीछे भी पढ़ के आए, हमने पढ़ी थी अल्ट्रुइज्म पढ़ी थी, हमने इक्वालिटी पढ़ी थी, हमने फ्रीडम पढ़ी थी। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। जीन वाटसन आउटलाइन 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ नर्सिंग। सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सर्विस। ठीक है, कि आपने जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होनी चाहिए कि ये मैंने हर सूरत में पेशेंट को जो है प्रोवाइड करनी है। बिलीव इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ईच पर्सन, आपने रिस्पेक्ट करनी है हर पर्सन की इंडिविजुअलिटी की। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने एक दफा ही एक केयर प्लान बना लिया, आपने हर पेशेंट पे वो अप्लाई करना है। हर पेशेंट की साइंस सिम्टम्स और उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपने क्या करना है कि हर ह्यूमन बीइंग की इंडिविजुअलिटी जो है उसको आपने इंटैक्ट रखना है और आपने हर पर्सन की नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नया केयर प्लान बनाना है। कमिटमेंट टू एजुकेशन, की जब नर्सिंग स्टूडेंट अगर एजुकेशन ले रहा है तो आपने कमिटेड होकर एजुकेशन लेनी है। देन फोर्थ क्या है, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, की जो आप काम कर रहे हैं वो आप खुद मुख्तार होकर करें। ठीक है, कि जितनी आपकी जो प्रोफेशन आपसे डिमांड करता है या जो आपकी प्रीमिसेस है, आप उसके अंदर अंदर जो है ऑटोनोमस होकर काम करें। अब इसके कंपैरिजन में एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने आइडेंटिफाई किया था 7 वैल्यूज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल नर्स। के प्रोफेशनल नर्स के लिए उन्होंने 7 वैल्यूज दी थी। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, फर्स्ट है अल्ट्रुइज्म, जो हम पीछे पढ़कर आए हुए हैं। ठीक है, देन इक्वालिटी है, फिर एस्थेटिक्स है, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, फ्रीडम है, ये चारों तो वही है, आप लोगों को याद होंगी ये वाली। ठीक है, देन उन्होंने ह्यूमन डिग्निटी कहा था कि ह्यूमन डिग्निटी जो है वो इसकी 5th जो है वो वैल्यू होनी चाहिए। देन 6 पे जस्टिस है और 7th पे ट्रुथ है। तो ये 7 उन्होंने प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज दी थी। ठीक है, जिनको आपने इस तरह से याद कर लेना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अप्लाई कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव व्हेन आइडेंटिफाइंग वैल्यूज। कि जब आप वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आपका कल्चर और आपका जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो किस तरह से इफेक्ट करेगा। ट्रेडिशन आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर का बेसिकली सोर्स है क्या चीज, हमारी ट्रेडिशन, हमारी रिवायात। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा, ह्यूमन बीइंग रेज्ड इन अ सर्टेन कल्चर इज टॉट सम रूल्स दैट कीप द सोशल ऑर्डर एंड डायरेक्ट पीपल्स थॉट और एक्शन। हम जिस भी सोसाइटी में, जिस कल्चर में डेवलप कर रहे होते हैं, जहाँ बड़े हो रहे होते हैं, वो सोसाइटी हमें कुछ रूल सिखाती है। ठीक है,
हमारे थॉट्स को और हमारे एक्शंस को भी चेंज कर देती है। देखिए ना, अगर कोई हिंदू सोसाइटी में अगर कोई बच्चा है तो वो क्या होगा, उसको इबादत सिखाई जाएगी किस तरह से कि आपने भगवान की पूजा करनी जाके, ठीक है। मुसलमान फैमिली में अगर कोई है तो उसको अल्लाह की इबादत सिखाई जाएगी। अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली में है तो उसको चर्च ले जाया जाएगा बच्चे को, ठीक है। उसके अलावा सर्टेन सोशल वैल्यूज होती हैं जो कि उसको सर्टेन रूल सिखाए जाते हैं कि आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपने किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना है, आपने गाली नहीं देनी है, आपने झूठ नहीं बोलना है। आपको ये रूल सिखाए जाते हैं, ठीक है। अब इन रूल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कल्चरल वैल्यूज कहते हैं कि ये आपका कल्चर आपको वैल्यू सिखा रहा है। कल्चरल वैल्यूज आर एस्टैब्लिश्ड पॉइंट ऑफ व्यूज, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज को लेकर, आपके बिलीफ है ना किसी भी पर्सन की वर्थ के लिए, ऑब्जेक्ट की वर्थ के लिए, किसी आइडिया की वर्थ के लिए, ठीक है। ऑन व्हाट इज डिजायर्ड एंड वैल्यूएबल इन सर्टेन सोसाइटी, बताया जाता है बच्चे को, किसी भी इंडिविजुअल को, कि क्या चीज हमारी सोसाइटी डिजायर करती है और किस चीज को वैल्यू देती है। अगर आप अच्छे हो, आप सेटल्ड हो जॉब में, तो आपकी सोसाइटी आपको वैल्यू करेगी। अगर आप बुरे हो और आप अपनी जॉब भी आपके पास नहीं है, आप अनएम्प्लॉयमेंट वाली लाइफ गुजार रहे हो, तो क्या है कि आपकी सोसाइटी आपको वैल्यू नहीं करेगी। अगर आप झूठ बोलते तब भी आपकी सोसाइटी आपको वैल्यू नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें कुछ रूल्स सिखाए जाते हैं, वो रूल्स क्या है, बेसिकली कल्चरल वैल्यूज हैं। As we grow older, our family, society, and culture imposes certain rules on us that we have to follow to remain happy and satisfied in society. ठीक है, कि हम अगर किसी भी सोसाइटी में हैप्पी और सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं तो हमें वो रूल्स फॉलो करने चाहिए। कल्चर डिफाइन सिचुएशन, अब कोई भी कल्चर है वो किसी भी सिचुएशन को डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग रोते हैं, आके अफसोस करते हैं, ठीक है। इसके बरअक्स अगर हम चले जाए अफ्रीका की किसी कंट्री में, तो वहां पर ऐसे रिवाज भी हैं कि लोग मरते हैं तो क्या होता है, खुशियां मनाई जाती हैं। तो हमारा कल्चर ही डिफाइन करता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है। कल्चर कंडीशंस डिटरमिन्स व्हाट वी ईट, हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, क्या पहनना है, हंसना कैसे है, रोना कब कब है, ठीक है। उसके अलावा हमें किस टाइम सोना है, हमें फिर उसके अलावा हमें दोस्त कैसे बनाने चाहिए, हमें काम क्या करना चाहिए, हमें इबादत कैसे करनी चाहिए, हमें केयर कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सब कुछ हमारा कल्चर डिफाइन करता है कि हमें किस कंडीशन में क्या करना चाहिए। कल्चर इज द ट्रेजरी ऑफ नॉलेज, आपका कल्चर जो है वो क्या है, एक नॉलेज का खजाना है। कैसे? कल्चर प्रोवाइड नॉलेज विच इज इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। Culture preserves knowledge and helps its transmission from generation to generation through its element that is language. अब देखें, हम 2021 में बैठे बता सकते हैं कि हड़प्पा के जो कल्चर था उस वक्त कैसा था, उनकी सोसाइटी कैसी थी, कैसे, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने अपनी चीजें कुछ प्रिजर्व करके रखी हुई है। हमें उन लोगों के घर मिलते हैं, हमें उन लोगों की यूटेंसिल्स मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, ड्रेसिंग्स मिलती हैं, तो हम उन चीजों से अंदाजा लगाते हैं कि वो लोग कितने जो थे वो पढ़े लिखे थे, या उनके पास कितना नॉलेज था, या वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजारते थे, ठीक है। तो हम उन लोगों की पूरी लाइफ हिस्ट्री जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं कि उन लोगों ने अपनी जिंदगी जो है किस किस रिसोर्स के साथ गुजारी है। देन है कल्चर प्रोवाइड बिहेवियर पैटर्न, हमारा कल्चर हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमारा बिहेवियर पैटर्न किस तरह का होना चाहिए। कल्चर असाइंस गोल्स एंड प्रोवाइड्स मीन्स फॉर अचीविंग देम, हमें कल्चर जो है सर्टेन गोल्स बताता है कि आपने ये गोल अचीव करनी है, और हमें उन तक जाने के जरिए भी बताता है। इट रिवार्ड्स हिज नोबल वंस एंड पनिशेस द इमोरल वन, हमारा कल्चर जो है वो उन लोगों को इनाम देता है जो कि अच्छे होते हैं, और वो लोग जो कि बुरे होते हैं उनको सजा भी देता है हमारा कल्चर। कल्चर नॉट ओनली कंट्रोल बट ऑल्सो लिबरेट्स ह्यूमन एनर्जी एंड एक्टिविटीज, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ हमें कंट्रोल नहीं करता बल्कि हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और हमारी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। वैल्यूज आर आइडियाज अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमारी वैल्यूज क्या है, हम बताती हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है। ये वो स्टैंडर्ड है जो कि लोग डिसाइड करते हैं क्या चीज डिजायरेबल है, अच्छी है, ब्यूटीफुल है, और जो हमें एक अच्छी सोशल लाइफ गुजारने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। वैल्यूज डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एज एवरी सोशल ऑर्डर चूजेस व्हाट टू बी वैल्यूड एंड व्हाट नॉट, कि हर आने वाली सोसाइटी जो है वो डिसाइड करती है क्या चीज वैल्यू करनी चाहिए उसको, और क्या चीजें जो है वो निकाल देनी चाहिए अपने सिस्टम के अंदर से। For example, our value system gives more importance to religion, concern for others, जैसे कि हमारा जो सोसाइटी है हमारी, हम मजहब को ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा हम दूसरों के लिए कंसर्न करना जो है उसको अच्छा समझते हैं कि अगर आप दूसरों की फिक्र करते हो तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की देखें तो वहां पे सक्सेस और अचीवमेंट जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे बिहेवियर जो है, हमारा कल्चर जो है वो डिसाइड करता है कि किस तरह से
हमारे बिहेवियर जो है वो बनेंगे। देन है कल्चर हेल्प्स इन वैल्यू क्लैरिफिकेशन, कि हमारा जो कल्चर है वो हेल्प करता है कि हम वैल्यूज को किस तरह से क्लैरिफाई करते हैं। या आप लोगों को सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों की वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या है, उसके स्टेप्स लिखें आप। ठीक है, उसके अलावा जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरह से कल्चर जो है वो आपकी वैल्यू क्लैरिफिकेशन में हेल्प करता है। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है चूजिंग, कि आप सबसे पहले किसी भी आइडिया को, किसी एक्शन को, किसी बिलीफ को आप चूज करते हो फ्रीली विदाउट आउटसाइड प्रेशर फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। आपके सामने बहुत सारे रास्ते थे, बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स थे, आपने उनमें से किसी एक बिलीफ को, किसी एक एक्शन को, किसी एक आइडिया को आपने उठा लिया। ये क्या है, आपकी चूजिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, देन आता है प्राइजिंग, आपने जो बिलीफ चूज कर लिए थे आप उनको चेरिश करोगे, उनके बारे में बात करोगे लोगों के साथ, उनको आप अच्छा कहोगे। ठीक है, थर्ड क्या आता है, एक्टिंग आता है, मतलब जो आपने चूजन बिलीफ लिए थे, जो आपने इकट्ठे किए थे बिलीफ, ठीक है, किसी भी आइडिया के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, आप क्या करोगे, आप उनको दूसरों को बताओगे और अपने बिहेवियर के अंदर उस चीज को शो करोगे कि मेरी ये वैल्यू है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। Chosen beliefs are affirmed to others and incorporated into one's behavior and repeated consistently in one's life. कि आपने जब उस वैल्यू को चूज कर लिया, प्राइज कर लिया, तो आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और आप थ्रू आउट द लाइफ बार बार उसको रिपीट करोगे। ये क्या है, आपकी वैल्यू क्लैरिफिकेशन के स्टेप्स हैं। तो ये भी आपका कल्चर आपको बताता है कि आपने चूज करना है किसी चीज को, फिर आपने उसकी प्राइसिंग करनी है, देन आपने उस पर एक्ट अपॉन करना है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, एग्जामिन वैल्यूज कंफ्लिक्ट। वैल्यू कंफ्लिक्ट क्या होता है, रेजोल्यूशन इन नर्सिंग केयर सिचुएशन, और नर्सिंग केयर सिचुएशन में आप किसी भी कंफ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। कंफ्लिक्ट इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस मैनिफेस्टेड एज incompatibility, disagreement or dissonance within or between entities such as individuals। ठीक है, मतलब जहां पे भी दो लोगों के दरमियान में बहस हो जाए, वो डिसएग्री करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ना हो, वहां पे क्या होता है, कंफ्लिक्ट जनरेट होता है। जैसे अगर आपकी राय किसी एक चीज के बारे में एक है और सामने वाला इंडिविजुअल उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा है, तो ये क्या है, ये कंफ्लिक्ट है आप दोनों की ओपिनियन के अंदर। ठीक है, तो क्या आप नर्सिंग में कंफ्लिक्ट किस किस तरह से आ सकते हैं, सोर्सेज क्या हैं, किस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो कंफ्लिक्ट कैन अकर इन नर्सिंग प्रोफेशन बिटवीन नर्सिस एंड अदर नर्सिस, नर्सिस और अदर नर्सिस के दरमियान में किसी भी ओपिनियन से, केयर प्रोविजन में कहीं पर भी कोई भी कंफ्लिक्ट आ सकता है। बिटवीन नर्सिस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो नर्सिंग की फील्ड के अंदर नर्सिस का अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में भी कंफ्लिक्ट हो सकता है। देन बिटवीन नर्सिस एंड पेशेंट एंड देयर फैमिली, कि नर्सिस का कंफ्लिक्ट हो सकता है पेशेंट के साथ में या उसकी फैमिली के साथ में, पेशेंट के ट्रीटमेंट को लेके, उसके केयर प्लान को लेके किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो अब नर्सिंग केयर सेटिंग में हमने किस तरह से जो है कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, हम उसके स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, बिल्ड योर हॉस्पिटल आउट ऑफ गुड कम्युनिकेशन क्वालिटी बिटवीन नर्सिस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज बेटर इन हॉस्पिटल दैट हैव गुड रिटेंशन फॉर नर्सिस। ठीक है, कि जहां पर नर्सिस हो वहां पे क्या होना चाहिए, आपने गुड कम्युनिकेशन क्वालिटी रखनी है। आपने लोगों को, अपने जो स्टाफ है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है और नर्सिस है, आपने उनको इस तरह से ट्रेन करना है कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, ताकि वो अगर कोई ऐसी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन आ भी जाए तो उसको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू हैंडल कर ले। फोस्टरिंग अ कंफ्लिक्ट फ्री वर्क प्लेस, आप ऐसा जो है वर्क प्लेस जनरेट करें, वहां बनाएं जहां पे कंफ्लिक्ट ना हो सकता हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है मोस्ट केसेस में। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि हर पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग, और उसको अपने ऑटोनॉमी देनी है ताकि वो ऑटोनोमस होकर काम करे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, वहां पे कंफ्लिक्ट फ्री जो है वर्क प्लेस वो हो सकती है तब जब आप किसी को उसका जो राइट है वो दें और आप उसको ऑटोनोमस करें उसकी फील्ड के अंदर। मैनेजरियल सपोर्ट क्या होगा, एन ओपन एंड कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सेज एंड देयर सुपरवाइजर्स कैन हेल्प टू नेविगेट एम्बिग्विटी इन केयर एनवायरनमेंट। नर्सेज और उनके सुपरवाइजर जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ जो वहां का हेड है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, अगर उनके साथ में अच्छी कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन है नर्सेज की, तो क्या होगा, केयर प्रोविजन है उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी है, कोई क्वेरी है, तो क्या होगा कि वो रिजॉल्व हो जाएगी, कंफ्लिक्ट नहीं जनरेट होगा, और अगर होगा भी तो वो सॉल्व हो जाएगा। कमिट टू चेंजेस, आपका जितना भी स्टाफ है और जो नर्सिंग स्टाफ स्पेसिफिकली है, क्या है कि उनको चेंजेस के साथ अडॉप्ट करना आना चाहिए। अगर आप हेल्थ केयर प्रोविजन पॉलिसीज में चेंजेस लेके आए तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आप उसको अडॉप्ट करोगे तो क्या होगा, एक तो केयर प्रोविजन बेहतर होगी, दूसरा आपकी क्वालिटी जो है केयर प्रोविजन की वो ज्यादा अच्छी होगी और आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी अच्छा होगा और कंफ्लिक्ट जनरेट नहीं होगा।
देन फिफ्थ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नर्सिस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नर्सिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहाँ की नर्सिस के राइट्स के लिए बात करें। ठीक है, जब वहां पे तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है नर्सिस के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट होने से पहले ही रिजॉल्व हो जाएगा। जॉब सेटिस्फेक्शन, जहां पर भी जॉब सेटिस्फेक्शन होगी वहां पर कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज नहीं होते हैं, और अगर वो भी तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जहां पे जॉब डिससेटिस्फेक्शन होती है, ड्यूटी आवर्स ज्यादा होते हैं, सैलरी कम होती है, या किसी भी तरह का कोई आप कह सकते हैं कि उसके अंदर इंटरप्शन आ रही है केयर प्रोविजन के अंदर, तो वहां पे क्या है कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो अगर आप जो है जॉब सेटिस्फेक्शन देंगे किसी भी स्टाफ मेंबर को तो क्या है कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जल्दी से खत्म हो गया। छोटा सा लेक्चर था पहले लेक्चर्स की निस्बत। तो अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस लेक्चर से उतना ही फायदा उठा सके जितना बाकी लोग उठा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह से नॉलेज को बांटते रहिएगा।